हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की इस सीरीज में पिछली क्लास में हमने देखा था स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। इसी में हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी देखा। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं न्यूटन के नियम। तो आइए शुरू करते हैं। 1686 से लेकर के 87 में सर आइजैक न्यूटन द्वारा लॉ ऑफ मोशंस को दिया गया। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और इनकी जो बुक थी जिसमें इन्होंने इन नियमों को दिया उसका नाम था प्रिंसिपिया। बुक का नाम था प्रिंसिपिया। न्यूटन ने 3 नियमों को प्रतिपादित किया। जैसे इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन इन्हें पहले, दूसरे और तीसरे के नाम से जाना जाता है। तो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ठीक है। पहले नियम को हमने जड़त्व का नियम कहा। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा, दूसरे नियम को बल का नियम कहा और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा। एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जड़त्व से। व्हाट इज द जड़त्व? इसे हम इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है? अच्छा, पहले तो जड़त्व जो शब्द है, तो जड़त्व शब्द को दिया गैलीलियो ने। गैलीलियो द्वारा यह शब्द दिया गया, ठीक है। जड़त्व क्या होता है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये स्थिर अवस्था में, इस पर हमने फोर्स लगाया और कुछ कम फोर्स के कारण यह आगे नहीं सरक पाया और हमें इधर गति करवाना है, लेकिन यह गति नहीं कर पाया, ठीक है। कुछ और ज़्यादा फोर्स लगाया तो इसने गति की। इसका मतलब ये है कि कम फोर्स में इसने गति नहीं करी थी, तो हमारे द्वारा लगाया गया जो बल था वह इसके लिए पर्याप्त नहीं था और इसने उस फोर्स को अपोज किया, ठीक है। अर्थात उसने अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई कार जो एक गति की अवस्था में है और इस पर ब्रेक अप्लाई किया जाए तो ये गाड़ी कुछ दूर जाकर स्टॉप होगी, ठीक है। इसका मतलब कि गति के कारण उसमें एक ऐसा गुण आ गया था जो अपनी गति की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहा था। इसे ही गतिज जड़त्व कहा गया। गतिज जड़त्व। और स्थिर रखी हुई वस्तु में यह गुण स्थितिज जड़त्व कहलाता है। स्थितिज जड़त्व, ठीक है। अब अवस्था परिवर्तन, जैसे हमने ऊपर समझ लिया है, लेकिन फिर भी हम, जैसे अवस्था परिवर्तन दो प्रकार से होती है। एक गतिशील अवस्था, एक होती है गतिशील अवस्था एंड सेकेंड इज स्थितिज अवस्था या स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था, ठीक है। अब कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो उसमें गतिज अवस्था होगी या गतिशील अवस्था होगी, और कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, स्टॉप में है, रेस्ट में है, तो उसमें स्थिर अवस्था होगी, ठीक है। अब गतिशील वस्तु में यहाँ पर हम लिखेंगे कि गतिशील वस्तु रुकने का विरोध करती है। गतिशील वस्तु रुकने का विरोध करती है। रुकने का विरोध करती है। तो अगर रुकने का विरोध किया, इसका मतलब ये है कि उसमें गतिज जड़त्व है। गतिज जड़त्व है। और अगर वहीं हम देखें कि कोई स्थिर रखी हुई वस्तु ने गति का विरोध किया, तो यहाँ पर स्थितिज जड़त्व है। स्थितिज जड़त्व, ठीक है। कुल मिलाकर हम ये कहें कि जड़त्व चाहता है कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहे, उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। अगर वह गति की अवस्था में तो हमेशा गति में रहे, और अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर में रहे।
अगर इन पर बल लगाकर इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाएगा या कोशिश की जाएगी तो वह उस बल का विरोध करेगी। ठीक है, अगर हम जड़त्व को समझें तो जड़त्व की जो उत्पत्ति है वह मास से होती है, अर्थात द्रव्यमान से। इस हिसाब से किसी वस्तु का मास जितना अधिक होगा उसका इनर्शिया अर्थात जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और अगर मास कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। ठीक है, कुल मिलाकर मास पर ही जड़त्व निर्भर कर रहा है, और जितना ज़्यादा जड़त्व होगा परिवर्तन करने का जो विरोध होगा, परिवर्तन का विरोधी गुण उतना ही अधिक होगा, और जड़त्व जितना कम होगा यह गुण उतना ही कम होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि जड़त्व मतलब अवस्था में अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। ठीक है, आइए नियमों को शुरू करते हैं। न्यूटन का पहला नियम, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम के अन्य नाम हैं, कुछ अन्य नाम दिए गए हैं इन्हें। पहला जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहा गया है। दूसरा नाम हो गया गैलीलियो का नियम, दूसरा नियम हो गया गैलीलियो का नियम। ठीक है, अब पहला नियम की व्याख्या क्या है, क्या बोलता है पहला नियम? पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी, चाहे वह गतिशील हो चाहे स्थिर अवस्था हो। ठीक है, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो वह हमेशा गति की अवस्था में होगी। लेकिन कब तक? जब तक कि इन पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, जैसे इन पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर जाएगी। ठीक है, तो पहला नियम कहता है वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी, चाहे गतिमान हो या स्थिर हो, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे छेड़ा ना जाए। ठीक है, अर्थात इस नियम से हमें जड़त्व की व्याख्या की प्राप्ति होती है। ठीक है, इससे क्या प्राप्त हुआ? इससे प्राप्त हुआ जड़त्व की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी के साथ हमें क्या प्राप्त हुआ? इसी के साथ हमें फोर्स की डेफिनेशन प्राप्त हुई, अर्थात बल की परिभाषा। दो चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे। फोर्स क्या होगा? फोर्स अर्थात बल। बल क्या है? वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन करे उसे बल कहा जाता है। जैसे स्थिर वस्तु को गति देने के लिए बल लगाना पड़ेगा, और वहीं गतिशील वस्तु को रोकने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा। अर्थात किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वह गति की अवस्था में हो तो उसे रोकना हो, या अगर स्थिर अवस्था में हो तो उसे गति देना हो। दोनों ही काम में आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इनके। जैसे पहला एग्जाम्पल है, चलती बस में अचानक अगर ब्रेक लग जाए तो सवारी आगे की ओर गिरती है या झुकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई बस है, ये बस है और इसमें अगर कोई सवारी बैठी हुई है और यह गति की अवस्था में भी वेग से ये जा रही है, इस पर अचानक ब्रेक लगेगा और ब्रेक अप्लाई होते ही ये पूरा का पूरा फोर्स जो है आगे की ओर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिससे ये जो सवारी बैठी हुई है ये आगे की ओर झुकेगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये जड़त्व का एग्जाम्पल हो गया, जड़त्व का उदाहरण हो गया। ठीक है, वहीं अगर दूसरे एग्जाम्पल में हम कोई रुकी हुई बस का एग्जाम्पल लें, जिसमें कोई सवारी बैठी हुई है और ये बस अचानक से स्टार्ट हो जाए या चलना स्टार्ट कर दे, तो ये जो व्यक्ति है इसमें पीछे की ओर झुकाव पैदा होगा। यह भी किसका एग्जाम्पल होगा? यह भी जड़त्व का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण देखेंगे हम। तीसरा एग्जाम्पल,
किसी चादर को छड़ी से पीटने पर, किसी चादर को छड़ी से पीटने पर धूल कण का बाहर निकलना, ये इसका एग्जाम्पल होगा। चौथा पॉइंट, पेड़ पौधों की टहनियों को अगर हम हिलाएं तो फूल या फल आदि गिर जाते हैं। यह भी किसके कारण होगा? जड़त्व के कारण होगा। ठीक है, पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल या फूल का नीचे गिरना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये सभी जड़त्व के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं दूसरा नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर कोई फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन P बाई T। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हमने डेरिवेशन में समझा, आगे समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो हमारे पास एक नया शब्द आ चुका है, एक संवेग। ठीक है, इसे मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है? संवेग द्रव्यमान सहित वेग को संवेग कहा जाता है, यानी कि m इंटू वी इज इक्वल टू संवेग। यहाँ पर m द्रव्यमान हो गया, v वेलोसिटी हो गई, m हो गया मास एंड v हो गई वेलोसिटी। ठीक है, तो द्रव्यमान सहित वेग या द्रव्यमान गुणा वेग को संवेग कहा जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट में जाएं तो द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम गुणा वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, इस हिसाब से संवेग की यूनिट हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कैसी राशि हो जाएगी? एक सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि। ठीक है, क्यों हो जाएगी? कारण वेग, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए इसके साथ किया जाने वाला जो भी गुणनफल है वह भी सदिश राशि ही होगा। ठीक है, आइए संवेग में परिवर्तन को समझते हैं। अब जैसे बात करें हम कि मास का एक रूल है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, यह हमेशा स्थिर रहता है, कभी परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है, अब मास अगर कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर जो संवेग है, संवेग को P से डिनोट करते हैं, संवेग m इंटू वी है। अब मास तो क्या हो गया? फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि संवेग बढ़े या घटे, दोनों पर कौन निर्भर कर रहा है? दोनों वेग पर निर्भर कर रहे हैं कि जब वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ जाएगा, और जब वेग घटेगा तो संवेग भी कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से संवेग ज़्यादातर वेलोसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, सेकेंड लॉ के हिसाब से संवेग में परिवर्तन की दर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स, कहता है संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम अगर फोर्स को सरल भाषा में लिखें तो संवेग में परिवर्तन और की दर मतलब कि बटे में समय, तो ये किसके बराबर होगा? ये फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, डेरिवेशन में लाते हैं इसको, F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, अब एम वी और एम यू क्या है? तो एम तो द्रव्यमान कांस्टेंट है सभी के साथ, वी मतलब कि अंतिम वेग हो गया, अंतिम वेग, और एम यहाँ पर भी कांस्टेंट, और वी की जगह क्या आ गया? यू आ गया। ठीक है, यू अर्थात प्रारंभिक वेग के साथ संवेग और अंतिम वेग के साथ संवेग।
ठीक है। प्रारंभिक वेग के साथ संवेग और अंतिम वेग के साथ संवेग, इन दोनों में जितने समय में परिवर्तन हुआ वही फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि एम भी अपने आप में दिखा रहा है अंतिम संवेग, वहीं एम यू दिखा रहा है प्रारंभिक संवेग। ठीक है। इस प्रकार हमने संवेग में परिवर्तन की दर को सॉल्व किया है। ठीक है। यहाँ से इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू, यहाँ से m को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा क्या, v माइनस यू, और नीचे बच जाएगा t। ठीक है। इसको अलग अलग लिखेंगे। F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। तो m तो वही रहेगा। अब v माइनस यू अपॉन टी, ये कहीं देखा देखा लग रहा है। जिन लोगों ने पिछली क्लास ली होगी उसमें पता चलेगा कि v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर है, ये एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा, और यही बल का एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। देखिए F इज इक्वल टू एम इंटू ए, वेयर m इज इक्वल टू मास एंड a डिनोट टू एक्सेलरेशन। इसकी बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो बेसिक यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इससे हम न्यूटन के सम्मान में न्यूटन भी पढ़ देते हैं। ठीक है। बल की अगर, अच्छा, ये जो न्यूटन है ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एसआई यूनिट है। ठीक है। बल की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। ठीक है। इसे डाइन कहा जाता है। और एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है। 10⁵ डाइन। आगे हम पढ़ने वाले हैं आवेग। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आवेग। आवेग को इम्पल्स भी कहा जाता है। इम्पल्स, डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन कहती है कि जब कोई बल कम समय के लिए अप्लाई हो तो उसे आवेग कहा जाता है। इस प्रकार आवेग का फॉर्मूला बल गुणा समय हो जाता है। बल गुणा समय बराबर आवेग। अब आवेग को हम जे से डिनोट करते हैं, वेक्टर जे से। अब वेक्टर जे यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यह एक सदिश राशि है। ठीक है। बल का यूनिट हो जाता है न्यूटन, और समय का मात्रक हो जाता है सेकेंड। इस प्रकार से आवेग की जो यूनिट बनेगी वह बनेगी न्यूटन सेकेंड। ठीक है। इसकी स्थिति को समझेंगे तो हमने देखा आवेग इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है। यहाँ पर इस रिलेशन में जब भी टी बढ़ेगा तो एफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मतलब कि समय बढ़ जाएगा तो लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार हम आवेग के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, किसी ऊंचाई से, मान लो कि ये कोई ऊंचाई है और इस ऊंचाई से कूदने पर यहाँ पर फर्श जो है वो एकदम पथरीला है। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में जाएं या दूसरी स्थिति में जाएं तो यहाँ पर कुछ रेत पड़ी हुई है, बालू रेत। ठीक है। यहाँ से कूदने पर बालू रेत में जाएंगे और यहाँ से कूदने पर इस पथरीली जमीन पर जाएंगे। ठीक है। या प्लेन ठोस जमीन पर जाएंगे। ठीक। अब सतह से संपर्क का समय जिसमें ज़्यादा होगा, यहाँ पर सतह से संपर्क का समय जितना ज़्यादा होगा उतना ही बल कम लगेगा। इसका मतलब चोट कम लगेगी। ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि आवेग बराबर बल गुणा समय होता है। समय ज़्यादा लगेगा तो बल ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि लगने वाली जो चोट रहेगी वो कम रहेगी, क्योंकि कम बल से कूदे। देखिए ये कंडीशन ए है और ये कंडीशन बी है। कंडीशन ए में किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ से कूदा गया यहाँ पर, तो सतह से जो संपर्क है वो तुरंत हो गया, तुरंत संपर्क हो गया। ठीक है। जबकि इसी स्थिति में यहाँ पर बालू रेत पर कूदेगा कोई व्यक्ति तो पहले सतह किसकी आ जाएगी, बालू रेत की आ जाएगी। बालू रेत की सतह आएगी और बालू रेत में धंसते धंसते मुख्य सतह आ जाएगी, ये मुख्य सतह। इसका मतलब बालू रेत की सतह से मुख्य सतह तक आने में कुछ ना कुछ समय लगा है। ठीक है।
और समय यहाँ पर ज़्यादा लगा है मुकाबले इस वाली कंडीशन के, ठीक है। तो आवेग के अनुसार बल किस में ज़्यादा लगेगा, बल लगेगा ज़्यादा, इस वाली कंडीशन में बल ज़्यादा लगेगा, जबकि बी वाली कंडीशन में बल कम लगेगा। और जहाँ बल कम लगेगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कम चोट आएगी, ठीक है। और बल यहाँ पर अधिक लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर चोट अधिक लगेगी, चोट अधिक लगेगी। इस प्रकार आवेग को हमने समय के अनुसार भी बांटा है, ठीक है। समय जहाँ पर ज़्यादा लगेगा, सतह से संपर्क का समय जितना अधिक रहेगा उतना ही बल कम लगेगा, ठीक है, और उतनी ही कम चोट लगेगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, लंबी या ऊंची कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सतह है और यहाँ पर एक ऐसी सतह है जिसको खोदकर मिट्टी निकाल दी गई है या फोसरी कर दी गई है जमीन, ठीक है। हम इसको आसान भाषा में देखें तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो थोड़ी सी फोसरी कर दी गई है, हल्की कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ से कोई धावक दौड़ेगा और लंबी कूद के लिए यहाँ से छलांग मार के यहाँ पर कूदेगा, तो इस जो हल्की ज़मीन है, अब हल्की ज़मीन से मुख्य ज़मीन तक पहुँचने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, ठीक है। हल्की ज़मीन से मुख्य ज़मीन तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा, अर्थात टी बढ़ेगा, क्योंकि समय लगा। और समय अगर बढ़ गया तो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा वो कम रहेगा और यहाँ पर चोट नहीं लगेगी या कम के बराबर लगेगी, ठीक है। वहीं अगर हम इसी व्यक्ति को एक समतल सतह पर बिना किसी हल्की ज़मीन के अगर कूदा दिया जाए या कूदा दे, तो ये व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कूदा यहाँ पर, तो डायरेक्ट ही इसकी जो मुख्य सतह है इस पर संपर्क हो गया, यानी कि ठोस सतह से इसका संपर्क तुरंत ही हो गया। टाइम बिल्कुल नहीं लगा है, और टाइम अगर नहीं लगा है तो फोर्स अधिक रहेगा, और फोर्स अगर अधिक रहेगा तो यहाँ पर उस धावक को चोट लग सकती है, ठीक है। इस प्रकार हमने आवेग को भी समझा है। तो दूसरे नियम से हमें क्या प्राप्त हो गया, दूसरे नियम से हमें बल की मात्रा की प्राप्ति होती है, ठीक है। पहले नियम से हमें किसकी प्राप्ति हुई थी, पहले नियम से हमें जड़त्व की व्याख्या और बल की परिभाषा की प्राप्ति हुई थी, जबकि दूसरे नियम से हमें बल की मात्रा की प्राप्ति होती है, बल की मात्रा की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, ठीक है। आइए बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम, थर्ड लॉ, ठीक है। दुनिया जानती है इसके बारे में, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और किसी व्यक्ति द्वारा इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इससे धकाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। बदले में यह वस्तु उसी व्यक्ति पर अपोजिट रिएक्शन के कारण फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। खड़े हुए व्यक्ति में यह समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि वही वस्तु जैसे दीवार है और यहाँ पर कोई व्यक्ति चक्के वाली गाड़ी पर खड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा दूर बना दिया, इसको थोड़ा पास बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वह किसी चक्के वाली गाड़ी पर खड़ा हुआ है, इस गाड़ी से कोई व्यक्ति खड़ा होकर, इस गाड़ी पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो हमें पाया जाएगा या हमें पता चलेगा कि इस पर फोर्स लगाने से ये जो गाड़ी है पीछे की ओर धकना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यह दीवार ने इस गाड़ी पर या इस व्यक्ति पर फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई किया तो यह गाड़ी पीछे की ओर सरकी। यहाँ पर हम अपोजिट रिएक्शन को नहीं देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर हम अपोजिट रिएक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में जाएंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये हमें कौन सा नियम कहता है, यह हमें न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, ठीक है। अब इसके जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे,
तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। पहला, बंदूक से गोली को फायर करते समय पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, बंदूक से गोली फायर करते समय पीछे की ओर झटका लगना, पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल कहता है कुएं से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो किसी नदी में तैरना, किसी नदी में तैर पाना, यह भी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अगर चौथे नियम की बात करें तो व्यक्ति का या किसी भी जानवर का चल पाना। ठीक है, अब तीसरे नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तीसरे नियम से हमें प्राप्त होता है बल की प्रकृति। तीसरे नियम से बल की प्रकृति पता चलती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण के नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसकी जो प्राप्ति होती है वह हमें न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से प्राप्ति होती है। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि दूसरे और तीसरे नियम के बराबर संवेग संरक्षण का नियम होता है। अब संवेग संरक्षण के नियम पर जो आधारित युक्ति है वो है रॉकेट का उड़ पाना। ठीक है, रॉकेट का ऊपर जाने का सिद्धांत, ऊपर जाने का जो सिद्धांत है वही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। यहाँ से केवल एक ही सवाल पूछा जाता है, वो यही है, रॉकेट का ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, फिर भी हम इसको समझेंगे। इसके अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं का संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो वस्तु है हमारे पास, जैसे सरल एग्जांपल लेते हैं हम, कोई बंदूक है हमारे पास। ठीक है, ये बंदूक है, तो बंदूक ऑब्जेक्ट 1 हो गई, और जो गोली है इससे बुलेट जो छूटने वाली है इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब कहता है इसके अनुसार दो या दो से अधिक वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक, अब गोली को कोई वेग अगर प्रदान कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? वो फोर्स ही कर सकता है। बंदूक से फोर्स लगा गोली पर। ठीक है, तो गोली को बल की प्राप्ति हो गई, और बल की प्राप्ति के कारण इसके वेग में बढ़ोतरी हुई, तो वह एक वेग के साथ आगे बढ़ी, और कुछ द्रव्यमान भी है उसमें, इसलिए उसमें कुछ संवेग भी उत्पन्न हुआ। तो गोली में कुछ संवेग उत्पन्न हुआ और उसी संवेग के साथ वह आगे की ओर बढ़ी। वहीं गोली के अपोजिट रिएक्शन से बंदूक भी पीछे की ओर आई या पीछे की ओर झटका लगा। ठीक है, तो इस हिसाब से दो वस्तु हो गई, या दो से अधिक वस्तु का संवेग यहाँ पर संरक्षित रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि पहली वस्तु पर जितना संवेग में परिवर्तन हुआ उतना ही दूसरी वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन होगा, यानी कि दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। जैसे संवेग अगर संरक्षित रखना है तो कोई बल ही ना लगाया जाए। ठीक है, अगर संवेग को संरक्षित रखना है, संवेग को संरक्षित रखना है तो बल ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि बल अप्लाई होगा तो ही तो उसका वेग बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, और अगर वेग बढ़ेगा या घटेगा ही नहीं तो कोई संवेग में परिवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको? जैसे हमने देखा संवेग क्या होता है? संवेग होता है m इंटू वी। अब m हमें पता है कि फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो संवेग किस पर निर्भर हो गया? डायरेक्टली वेग पर, यानी कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। p मतलब संवेग हो गया। ठीक है, वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, वेग घटेगा तो संवेग घटेगा। ठीक है, अगर वेग बढ़ा ही नहीं ना ही घटा, यानी कि अपरिवर्तनशील रहा, तो क्या संवेग भी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, यह भी
जीरो परिवर्तन के साथ रहेगा। ठीक है, अब वेग कब बढ़ता है और घटता है? ठीक है, तो हमने पीछे देखा कि वेग जो बढ़ेगा या घटेगा वो केवल फोर्स के कारण होगा। जब भी किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। अब वेग अगर बल का यूज वेग को कम करने में हुआ तो वह संवेग को कम कर देगा, और अगर बल का प्रयोग उस वस्तु के वेग को ज़्यादा करने के लिए हुआ तो वह उस वस्तु का संवेग भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो वेग के बढ़ने या घटने से संवेग में परिवर्तन होता है, हमें इतना पता है। ठीक है, और वेग के कारण ही बल के कारण ही वस्तु का वेग बढ़ता है घटता है। तो किसी वस्तु पर अगर बल को अप्लाई ही नहीं किया जाए तो उस वस्तु का वेग ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, और जब वेग बढ़ेगा और नहीं घटेगा तो उसका संवेग भी ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, कुल मिलाकर संवेग संरक्षित रहेगा। तो इस पूरी कहानी में जो हीरो का काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है। ठीक है, फोर्स के कारण वेग बढ़ता या घटता है, और वेग के बढ़ने या घटने के कारण संवेग बढ़ता या घटता है। तो यहाँ पर अगर फोर्स की लिंक ही तोड़ दी जाए तो ना तो फोर्स आप अप्लाई करोगे, तो फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो ना तो वेग बढ़ेगा या घटेगा, और अगर वेग बढ़ेगा या नहीं घटेगा तो इसका मतलब है कि संवेग भी ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, संवेग संरक्षित रहेगा। इस प्रकार दो या दो से अधिक वस्तुओं का संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर कोई बल अप्लाई नहीं किया जाता है। तो यहाँ से संवेग संरक्षण के सिद्धांत को हमने समझा है। इसका पहला एग्जाम्पल हमने बेसिक एग्जाम्पल लिखा है कि रॉकेट का ऊपर जाने का जो सिद्धांत है वह संवेग संरक्षण पर आधारित है। इसी के अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है जो नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह नीचे की ओर आकर्षित होती है, और जैसे जैसे वह पास आती है वैसे वैसे उतनी ही वेग के साथ वह उसके वेग में बढ़ोतरी होती है। यानी कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो लगातार उसका वेग बढ़ता जाता है। किसके कारण? कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर वेग में बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पर हमको पता है कि संवेग बराबर तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास तो कांस्टेंट रहता है जबकि वेग बढ़ता है घटता है। तो वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो वेग बढ़ रहा है, और अगर वेग बढ़ रहा है तो यहाँ पर संवेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उतने ही वेग से देखो, जिस वेग से वस्तु नीचे आ रही है प्रतिक्रिया स्वरूप वस्तु भी अर्थ को ऊपर की ओर खींच रही है, लेकिन अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि हम वेग की काउंटिंग नहीं कर सकते, उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वस्तु भी अर्थ को ऊपर खींचती है लेकिन अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उसकी वेलोसिटी की काउंटिंग हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए आभास नहीं होता है कि अर्थ भी ऊपर की ओर आकर्षित हो रही है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ऊपर से यदि कोई वस्तु नीचे पृथ्वी की ओर आएगी तो उसके वेग में बढ़ोतरी होगी, और वेग में बढ़ोतरी होगी तो उसके संवेग में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इस प्रकार दोनों का जो संवेग है वो संरक्षित रह गया है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, यदि किसी बंदूक से या बंदूक को फायर करें तो बंदूक को फायर करते समय अत्यधिक वेग से गोली आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली की दिशा में आगे की ओर संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी हमने इसको समझा। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास गन है और गन से हमने बुलेट को फायर कर दिया है। ठीक है, अब फायर किया है तो जो गोली रहेगी वह वेग के साथ आगे बढ़ेगी, और अत्यधिक वेग के साथ आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि इस बुलेट का आगे की ओर मोमेंटम उत्पन्न हो चुका है, तो उसी संवेग के साथ यह आगे की ओर बढ़ेगी, लेकिन परिणाम स्वरूप गोली भी बंदूक को पीछे की ओर धक्का देती है। ठीक है, ये जो गोली फायर हुई इसमें बंदूक में भी पीछे की ओर एक धक्का लगा है, लेकिन बंदूक का जो द्रव्यमान है वो गोली से अधिक है, इसलिए बंदूक का वेग कम रहता है। अगर अब इसे एक क्वेश्चन के जरिए समझे तो यहाँ पर बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। ठीक है,
सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि 500 ग्राम 500 ग्राम की बंदूक से 500 ग्राम की बंदूक से 20 ग्राम की गोली 20 ग्राम की गोली फायर की जाती है। 20 ग्राम की गोली फायर की जाती है, ठीक है। यदि गोली का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक के पीछे हटने का वेग बताइए, या पीछे धक्का लगने का वेग बताइए। पीछे हटने का वेग कितना होगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो पिछली कुछ थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बंदूक का संवेग बराबर गोली के संवेग के बराबर रहेगा। मतलब पहली वस्तु का संवेग बराबर दूसरी वस्तु का संवेग, ठीक है। पहली वस्तु आप ले लीजिए बंदूक। तो बंदूक का संवेग देखेंगे। बंदूक का संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग m × v होता है। बंदूक का द्रव्यमान हमें पता है 500 ग्राम। अब ऐसा यूनिट में इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो बटे में 1000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि यही हमें चाहिए, ये जो वेलोसिटी है यही तो चाहिए है। अब दूसरी वस्तु का संवेग मतलब बराबर किसके, गोली के संवेग से। गोली का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 5। अब 20 ग्राम है तो इसे किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 500 ग्राम की बंदूक थी, उसका वेग को पता करना था, यानी कि यहाँ पर बंदूक का संवेग हो गया। और 20 ग्राम की गोली थी जो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही थी, ठीक है। यहाँ पर हमें इसे देखना था, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब चूंकि ये 500 ग्राम है इसलिए यहाँ पर हम 1000 से भाग देंगे, तभी ये किलोग्राम में बदलेगी, क्योंकि ऐसा यूनिट में मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं। यही 20 ग्राम है तो उसे हम किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से भाग देंगे। ये 1000 से 1000 कट जाएगा, बचेगा कितना 500 गुणा x बराबर 20 गुणा 5, 20 पंजे 100। तो यहाँ पर हो गया 500 गुणा x बराबर 100। तो x बराबर जो x बराबर हो गया वो हो गया 100 बटा 500, ये कट गया, अर्थात 1/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब 1/5 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेग के साथ बंदूक पीछे की ओर हटेगी, ठीक है। इस वेग से बंदूक पीछे की ओर हटेगी तो बंदूक पर इतना झटका अप्लाई होगा, ठीक है। इसी को बोला गया संवेग संरक्षण। दोनों के वेग में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर संवेग संरक्षित नहीं रह पाया। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो पाता तो संवेग संरक्षित रहता, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा न्यूटन के पहले, दूसरे और तीसरे नियम के बारे में। इसको बाखूबी हमने बहुत अच्छे से समझा है। आगे की क्लास में हम बल पढ़ेंगे और बल के प्रकारों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।